पहले बिहार में जीती 5 विधानसभा की सीटें और अब महाराष्ट्र में जीते 125 पार्षद। राज्य दर राज मजबूत होती एआईएमआईएम, उड़ती हुई पतंग और सेकुलर दलों की खराब होती हुई नींद। जी हां, एआईएमआईएम की बढ़ती ताकत से कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ना अब तय है। इसे ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा क्यों अब कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों से मोहभंग दिखाते हुए एआईएमआईएम की ओर बढ़ रहा है, और ओवैसी की बढ़ती ताकत का नजारा क्या अब हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है? इन्हीं सब सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है तर्कश। आज हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वन इंडिया सही हमारे सहयोगी नागेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी जुड़ रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही मुमताज आलम रिजवी जी जुड़ रहे हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में अपने प्रदर्शन से सबको हैरान किया है। हाँ वैभव, हैरान तो किया है, लेकिन जो उन्होंने बिहार में ऑलरेडी किया था उसके बाद ये जो रिपीट दिखा है, ये एक बार में नहीं हुआ है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनका पास्ट क्या रहा है। हैदराबाद से शुरू हुए और आज, अगर मैं गलत हो तो आप मुझे सही बताएं। मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आज ये 7 से 8 राज्यों में और झारखंड जैसे राज्य में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है। लेकिन इसको हमें एनालाइज कैसे करना है, आज अगर हम ये डिबेट कर रहे हैं तो इसका एक रीजन है कि इसको हमें एनालाइज कैसे करना है इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जिस तरीके से बीजेपी का राइज हुआ है, उसके बाद इनके राइज को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका मुद्दा पूरा यही है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है कि ओवैसी जी के टैलेंट की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये जनता अभी भी इस चीज से डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। जब इन्होंने बोला था कि मुझे 15 मिनट दे दो और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं, और इनके भाई जो है उनके ऊपर भी। और बार बार ये सवाल फिर भी उठाए जाते हैं कि इनके ऊपर उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ। और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, वो इस पे और डिटेल में जरूर बताएंगे कि एक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या रीजंस थे, कोर्ट में क्या चल रहा है और बाकी जगहों पे कैसे एक्शन होता है। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है जब से बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद से बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं। लेकिन एज अ सिटीजन हमें देखना पड़ेगा कि ये राइज क्यों हुआ है। कांग्रेस और ये जो पॉलिटिकल बातें हैं उसके बारे में विशेषज्ञ जो हमारे आए हैं जरूर बताएंगे। चलिए सूर्य कुमार मैथिल जी के पास चलते हैं। मैथिल जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, खासकर युवा मतदाता मुस्लिम, वो अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं और वो एआईएमआईएम की ओर जा रहे हैं? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे न्यूज़ वन इंडिया की टेलीकास्ट को, और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे मित्र हैं, वो यहाँ बैठे हैं। मुझे अच्छा लगा आज उनसे चर्चा हो जाएगी इस बहुत ही गूढ़ विषय पे कि एआईएमआईएम को आखिर मुस्लिम समाज समर्थन क्यों कर रहा है। पता है वैभव जी, कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि पूरा संपूर्ण मुस्लिम समाज एआईएमआईएम के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन यह भी सच बात है कि वो सोच जो मदरसों से पढ़ के बच्चे जो निकलते हैं उनके दिमाग में होती है, धार्मिक कट्टरपंथीता जिनको पढ़ाई जाती है, जिन लोगों के दिल के अंदर ये चीज रहती है कि हाँ, हम अलग हैं और हमें ये जो सेकुलर जमातें हैं इनके संग नहीं जाना है, हमको तो अपना खुद का मुसलमानों का राज चाहिए, जिनको भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ऐसी मानसिकता वाले लोग जब मैं ये कहूं कि इकट्ठे होते हैं तो एआईएमआईएम जैसे जो कम्युनल पार्टीज हैं उनको समर्थन करते हैं। एक बात और बता दूं, एआईएमआईएम का इतिहास अगर हम खंगालेंगे तो ये रजाकारों की औलादे हैं, और ये वो रजाकार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे में एक बहुत बड़ा सहयोग किया और हिंदुस्तान को बंटवाने के बाद भी हिंदुस्तान में ही रहे और यहां पर अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकते रहे। पहले ये मुस्लिम लीग थे, फिर बदलकर एआईएमआईएम हो गए। और इस प्रकार की जो शिंगूफा होता है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे किसमें कितना है दम, तो
ये जो स्टंटबाजी है, ये कुछ युवा जो मुस्लिम हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो काफिर हैं उन काफिरों पे हमें मैथिल अपना जी, राज चाहिए। जी। चलिए हमारे साथ आलम साहब भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बातचीत की। आलम साहब, आपका क्या मानना है? एआईएमआईएम जो राज्य दर राज्य सफलता हासिल करती जा रही है और अब राष्ट्रीय फलक पर उसके पदचिन्ह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हैदराबाद में तो उसका बड़ा आधार है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एमआईएम अगर पार्टी है तो, और ये अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो मुस्लिमों की बात करती है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। हालांकि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनकी बात नहीं करूँ, लेकिन वो जय भीम का नारा लगाते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, वो सब की बात करते हैं। दूसरी चीज ये कि इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है सूर्य कुमार मैथिल जी को? इतने जब बीएसपी बन गई, हाँ, तमाम समाजवादी बन गई, आरजेडी बन गई, जेडीयू बन गई, सैकड़ों पार्टियां देश में हैं, तो अगर एक आलम साहब, आप तक आपकी आवाज नहीं आलम आ रही। साहब, आलम साहब, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। ये इस तरीके से बात करना जो है ये ठीक नहीं है। और एमआईएम जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको लोग पसंद करते हैं, और एक जमाने से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक जमाने से वो है। आप बताइए, बीजेपी तो उसके बाद बनी, आज बीजेपी केंद्र से लेकर स्टेट में भी है, एमआईएम तो नहीं है। हाँ, एमआईएम तो नहीं है ना, जबकि एमआईएम तो बहुत पुरानी पार्टी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनकी एक्सेप्टेंसेस नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और सबको ये हक है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक साल में वो दिल्ली में सरकार बना लेती है, पंजाब में दूसरे साल सरकार बना लेती है। तो ये क्या है? उस पे तो सवाल नहीं उठा साहब इधर क्यों चले गए नौजवान। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको इख्तियार है, वहां लोग जा रहे हैं। यूपी में देखिए, कई बार लड़े असदुद्दीन ओवैसी, क्या जीते क्या? बिहार में चलिए इस बार जीत गए 5। तो बाकी आप देखिए 8 सीट पे ही वो लड़ते हैं तेलंगाना में, 8 सीट से 9वीं सीट पे हिम्मत नहीं करते हैं। इन तमाम सर, चीजों को समझना सर, पड़ेगा, सर, और ये इल्जाम लगाना ठीक नहीं। नागेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? और इतना आसान है कि मैं ये कह रहा था कि इस पार्टी का जो सबसे बड़ा इशू, जो आप हम पास्ट की बात कर रहे थे कि एक बहुत पुरानी पार्टी 1927 से आई हुई है, लेकिन इस पार्टी का जो सबसे बड़ा इशू था कि जब हैदराबाद का विलय करना चाहते थे हम लोग भारत में, तो उस समय इन पार्टी ने काफी मुद्दा उठाया और वो इसके अगेंस्ट थे 1957 में। और ये केवल एक बात भी, अब जो जो पूरे पार्टी की बात है, जो इनका पहचान है, उसी पहचान की हम बात करें, वही इनकी प्रॉब्लम ना बन जाए। ऐसा सबको हक है अपनी पार्टी के साथ लड़ने का, लेकिन जो इनकी पहचान है कि ये एक मुस्लिमों की पार्टी है, जो इनका नाम है, क्या ओवैसी जी को नाम बदलना पड़ेगा एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए? ठीक है, उन्होंने सीटें जीती है, लेकिन अगर एक बीजेपी जैसी पार्टी को टक्कर देनी है, हम तो कांग्रेस को भी अब काउंट नहीं करते एज एन ऑपोजिशन। अगर ओवैसी जी देखते हैं कि अगले 7 साल में या 10 साल में एक बड़ा पोजीशन बन के निकले, तो आपको लगता है कि उनको नाम भी बदलने की जरूरत पड़ेगी? इस नाम के साथ वो नहीं चल सकते। आलम साहब, जवाब दीजिए आप, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं आप, शिवसेना एक पार्टी है। शिवसेना का क्या नजरिया था बाला साहब ठाकरे का? जी, लेकिन उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे वो कांग्रेस के साथ जाते हैं और अपना पूरा नजरिया चेंज कर। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि शिवसेना का तुम नाम बदल लो क्योंकि शिवसेना है ये, तो इस सेना का पार्टी से क्या लेना देना? किसी ने कहा क्या? नहीं कहा। तो इसलिए लेकिन इस तरह की बातें नहीं होती। देखिए, लेकिन कहानी जैसे से जैसे सवाल अभी होता है। सूर्य कुमार साहब ने अभी जो सवाल उठाया कि आप मदरसे में मेरी क्या बात पूरी बताते हो हैं, जाने दीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी तो बात आप पूरी। देखिए, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अलग अलग नाम होते हैं, नाम से पार्टियां नहीं चलती। पार्टियां चलती हैं अपने मैनिफेस्टो से, पार्टियां चलती हैं अपने नजरियात से, पार्टियां चलती हैं अपने काम से कि वो सर, काम क्या लेकिन कर एक रहे हैं। कनेक्ट की तो बात होती है, तो मोदी जी नहीं नहीं कनेक्ट करते हैं लोगों से। नहीं वैसे उनको नहीं, कनेक्ट करने के लिए अगर देखिए हिंदुओं से ऐसा है। कनेक्ट करना है। देखिए, सिर्फ कनेक्ट करने से भी बात नहीं बनती मेरे भाई, काम करना पड़ता है, उतर के मैदान में दिखाना पड़ता है। अगर आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं, कितना। आप सबका साथ सबका विकास का नारा दे दिया, लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? उस पे लोग एनालिसिस करते हैं।
तो ये तमाम चीजें जो है देखी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम पार्टी का इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये है कि वो क्या सब कुछ लेकर साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है आलम वो साहब, देखी जाती हैं। शिवसेना आज देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी आज आप जाइए, वो मुस्लिमों की भी बात करती है, वो पूरे सर्व समाज की बात करती है। तो चलिए, इसी तरीके से आलम मतलब जी, वही है मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन कि मैं हम एक हम हम पॉलिटिकल। हमारे पास दो एंड होने चाहिए। एक एक बिल्कुल बीजेपी, और एक जो आपने बात की कि कम्युनल पोलराइजेशन जो है वही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। ये केवल आपकी पार्टी से किसी एक की शिकायत नहीं है, ये जो हमारी बीजेपी है उससे भी हमारी शिकायत होती है मेरी कि पार्टी नहीं है, कम्युनल। मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, सुन लीजिए। आलम मैं जी, उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं एमआईएम का नहीं हूँ। पहली आलम बात जी, तो मैं मेरा आपको सवाल बता है, दूं, मैं मैं एआईएमआईएम की पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर राजनीति पे को जी आपसे लेकर, एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, एआईएमआईएम के राजनीतिक भविष्य को लेकर हम बात कर रहे थे। मान लीजिए वो और विस्तार करती है, और जैसा कि बातचीत हो रही है पश्चिम बंगाल में भी एआईएमआईएम के जाने की, वहां चुनाव लड़ने की, तो जो कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्ष के दल हैं उनको डर लग रहा है कि कहीं अब चुनावी लड़ाई 80-20 वाली न हो जाए, जैसे कि मुस्लिम मतदाताओं की ओर सिर्फ एआईएमआईएम हो जाए और हिंदू इसके उलट एकजुट होकर बीजेपी के पास चले जाएंगे। तो जो बीच वाली पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर दल कहती हैं, जो दोनों तरफ से वोट लेती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में नहीं आ जाएगा? देखिए ऐसा है, ये तो हर जगह इस तरह की बातें होती हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, टीएमसी है, ये इनके पास यही चारा है अपने वोट बैंक को रोकने के लिए। यूपी में आप देख लिए, बीएसपी को कहा जाने लगा कि साहब ये बीजेपी की बी टीम है। आप बताइए, जिस पार्टी की लीडर जो है 4 बार आदरणीय बहन मायावती जी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की, जिसका जनाधार है, जो कैडर बेस पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको कहा जा रहा है कि बीजेपी की भी टीम है यार। हालांकि सब जो है बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातों से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा कि आवाम तय करती है, अब वो कितनी बड़ी पार्टी बनेगी वो आवाम तय करेगी। डेमोक्रेसी का ही तो मतलब है ना। वो इनके कहने से थोड़ी तय हो जाएगा। आपको क्या चुनाव वजह नजर आयोग आती जो है है कि वहां पे रजिस्टर्ड पार्टी है, उनके मेंबर पार्लियामेंट है। आलम साहब, आपको क्या लगता है नहीं कि नहीं हम हैदराबाद के बाहर भी अगर ओवैसी को सफलता मिल रही है, एआईएमआईएम को मिल रही है, उसकी वजह क्या है? क्या वो अच्छे उस से लोगों से जुड़ पाते हैं, उनकी भाषण शैली अच्छी नहीं है, नहीं उसकी वो वजह मैं बोलते बता रहा अच्छा हूँ। हैं, या फिर वो जमीनी स्तर पर मैं मेहनत उसकी भी कर रहे हैं? क्या वजह है आपको नजर नहीं आती है? नहीं 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 उसकी वजह है जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी चुप्पी। उसकी वजह है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो बीजेपी के बिछाए हुए क्या बोलते हैं, जो पिच है, बनाई हुई पिच पर सब खेल रही हैं। अब वो अपोजिशन पार्टियां मुसलमानों को चिमटे से भी छूते हुए डरती हैं, और उसके नतीजे में असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिल रही। जब कोई नहीं बोलेगा मुस्लिम मसाइल पे, तो जाहिर सी बात है कि जो बोलेगा उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यही एक वजह मुझे समझ में आती है, बाकी और कोई वजह नहीं है। और अगर जिस दिन से समाजवादी आरजेडी सब खुल के बोलेंगे, उनकी तरफ भी लोग आएंगे, और उनकी तरफ लोग हैं। देखिए ये नैरेटिव बीजेपी का गढ़ा जा रहा है कि एमआईएम बहुत आ रही है, एमआईएम जुड़ रही है, सब कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस या बीजेपी, आपको सॉरी, कांग्रेस नहीं 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 बोल नहीं रही, नहीं सपा नहीं बोल रही, कौन सी मैं ऐसे आपको बता मुद्दे रहा हैं जो हूँ। मुसलमानों के हैं जो वो उठा रहे नहीं हैं? नहीं बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। मॉब लिंचिंग जब होती है, हम देखते हैं कि जो डरते डरते जी, हैं। आज ये हरियाणा में है, उड़ीसा में भी आज एक यही खबर आई हरियाणा में, मॉब सुनिए, लिंचिंग की। यही हरियाणा में जब आमिर को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, कोई वहां पे कांग्रेस का गया नहीं है। तो यहीं से ये राहुल गांधी का घर कितनी दूर है, लेकिन वो नहीं गए। और मैं आपको बताऊं, आपको कांग्रेस में कवर करता रहा हूं। कांग्रेस में पिछले 2014 से लेके अब तक प्रवक्ता तो बनाए गए, लेकिन जो रूटीन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन किसी मुस्लिम को पोडियम नहीं दिया गया एज ए तर्जुमान, एज ए स्पोक पर्सन। आप पता कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल। पैनल पे भी सारे लोग, नदीम जावेद पहले आते थे, और कई लोग पैनल, मीम अफजल आते थे, बहुत सारे लोग। आप बताइए, पैनल पे सबको हटा दिया गया। पैनल पे कोई अब नहीं आ रहा है वो जैसे पहले आते, आलम साहब, डरते हैं ये। तो इस तरह सिर्फ के बहुत सारे, क्योंकि वो आएंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम हो जाए,
आलम कहीं जी, ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है इतना हिंदू वोट जो है ये पोलराइज कर खौफ ले। है, बीजेपी का खौफ है। बीजेपी का खौफ है, उनको लग रहा है कि बीजेपी, और बीजेपी यही चाहती है। बीजेपी का देखिए, आरएसएस, बीजेपी नहीं, आरएसएस तो ये चाहता है कि मुस्लिम की बात ना हो, मुस्लिम के बारे में कोई ना बोले, बाकी और साफ बात कीजिए। और उसी चक्कर में और तमाम पार्टियां जो है ये बेखौफ बैठा दिया है कि अगर आप मुस्लिम की बात करोगे तो बीजेपी जो है हिंदू को पोलराइज कर लेगी, और इस वजह से जो है वो चुप रहो। आप माइनॉरिटी लोग कहते हैं, मुस्लिम नहीं कहते, आप देख लीजिएगा। ये पहली बार मायावती बहन जी ने हम्म। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लफ्ज मुस्लिम इस्तेमाल किया हिम्मत करके। बाकी कोई हिम्मत नहीं है किसी में आज की मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल कर ले। माइनॉरिटी माइनॉरिटी करेंगे, चूंकि 6 माइनॉरिटी हैं तो उनपे सिर्फ इस बात का, आपको याद होगा जब 14 में हारी थी, एंटेनी रिपोर्ट आई थी। एंटेनी रिपोर्ट क्या थी कांग्रेस की, पता है आपको? एके एंटोनी जो कांग्रेस लीडर थे, उनकी कमेटी एक बनाई गई थी कि हार बिल्कुल की पता वजह है, क्या है। केरल से आते हैं तो और उसको रक्षा मंत्री उन्होंने रह चुके हैं जी। कहा था मुसलमानों की वजह से हम हार गए। और उसके बाद से आप देखिए कि हर चीज बंद हो गई। वहां पे जो इफ्तार करते थे वो बंद कर दिया गया, जो स्पोक पर्सन थे वो नहीं लाए जा रहे हैं, किसी को बोलने नहीं और दिया जा रहा है। एक स्टोरी मैंने की थी, याद आलम जी, होगा आपको, सुनिए। अरे मैं एक स्टोरी आपको याद दे रहा, हाँ मैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, आपको याद है वो हेडिंग? याद है वो हम्म। हेडिंग? हाँ, वो मैंने स्टोरी की थी इंकलाब, डेली इंकलाब में मेरी स्टोरी ब्रेकिंग हुई थी। और वो कोई निगेटिव उसमें नहीं की गई थी, लेकिन फौरन जो है बैकफुट पे आ गई कांग्रेस और सफाई देने लगी, साहब मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं। अरे भैया, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि भाई अगर बीजेपी कहे कि हम जो है वो मुस्लिम पार्टी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहती है कि हम हिंदू पार्टी नहीं, या हम सिखों की पार्टी नहीं। कांग्रेस का ही विलय हो जाए आपके, सॉरी आपकी पार्टी नहीं, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी के साथ, वैभव जी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ये बताइए ओवैसी को लेने में अभी बिहार में क्या प्रॉब्लम थी? जी, उनको साथ में क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन बताइए वो कांग्रेस। ओवैसी खुद भी नहीं जाना चाहते सर, नहीं उनका तो नहीं, हमेशा ये से कैसे स्टांस रहा है। ओवैसी ने, नहीं, गाजे बाजे के साथ वो गए थे, माफ कीजिएगा। लेकिन आलम जी, बिहार में, आलम जी, एक मिनट, बिहार में वो बाकायदा गाजे बाजे के बिल्कुल साथ गए बिल्कुल थे कि मुझे बिल्कुल। शामिल कराओ। क्या एक एक बार भी किसी ने कहा कि हम ओवैसी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं? आप बताइए, नहीं कहा ना। बाकायदा नहीं, वही क्यों नहीं वही एआईएमआईएम कहा? के प्रदेश नहीं, अध्यक्ष वही ने क्यों बात चिट्ठी भी हम क्यों लिखी अछूत थी शुरुआत बनाए में हुए? तेजस्वी बोल रहे थे, यादव जो को और नहीं ओवैसी लालू को है। प्रसाद अछूत यादव क्यों को। बनाए हुए? और यही बात हम ओवैसी को बोल रहे थे। अछूत क्यों बनाए हुए, हमें ये बताइए, क्यों बनाए हुए? मैं फिर कह रहा हूं, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन ओवैसी को अछूत क्यों बनाए हुए, हमें ये तो बता दीजिए, समझा आलम दीजिए। जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है, आरजेडी का कहना था बिहार चुनाव के दौरान, जैसा कि आपने बताया कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने एआईएमआईएम के चिट्ठी लिखी थी, लालू प्रसाद यादव को लिखी थी, तेजस्वी यादव को भी लिखी थी, बकायदा वो तेजस्वी यादव के घर के बाहर भी पहुंच गए थे। लेकिन उनका कहना है कि अगर एआईएमआईएम को हम शामिल कर लेते तो बीजेपी चुनाव में ध्रुवीकरण कर ले जाती, वो हिंदुओं का वोट गोलबंद कर ले जाती। उनका अब ऐसा क्या कहना है। किया? नहीं, अब क्या किया? अच्छा, और क्या हुआ बिहार में? हाँ, बिहार में पता है क्यों मुसलमान कट गया इनसे, आरजेडी से? एक बयान आपको याद होगा, असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, याद है आपको? किसने कहा लेकिन था? तेजस्वी यादव ने। सीमांचल को छोड़ दे तो नहीं नहीं, बाकी राज्य में तो मुस्लिमों ने आरजेडी और कांग्रेस को ही दिया है वोट। देखिए ऐसा है, मेरी बात समझो मेरे दोस्त, जी, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को कांग्रेस हो या समाजवादी हो या और पार्टियां हो, वो अछूत अगर बनाएंगी इनको, ओवैसी को, तो अछूत बनाने से उनकी पॉलिटिक्स नहीं बंद होगी, उनकी पॉलिटिक्स और बढ़ेगी। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट कहा बिहार में, तो मुसलमान भले ही असदुद्दीन ओवैसी को वोट न करे पॉलिटिकली सिनेरियो की बुनियाद पे, लेकिन जिस तरह से वो मुसलमानों के मसले बोलते हैं उनको लोग पसंद करते हैं, ये बिल्कुल तय बात है। आ, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, भले हम तर्जुमान हो या ना हो, लेकिन ये एक आलम जी, सच्चाई है, आपकी सच्चाई माननी पड़ेगी। आपने अभी कुछ देर पहले वो बात कही थी, उन बातों से सब सहमत होंगे कि मुस्लिमों की जनसंख्या में जैसी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं पहुंच रहा, ना कि लोकसभा में पहुंच रहा, और राज्य दर राज्य गिरता जा रहा है। बिहार में जितने विधायक एक समय चुनते जा रहे थे मुस्लिमों के, उतने विधायक नहीं चुने गए हैं। यूपी में भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो व्यापक तौर पर चिंता है, वो चिंता दूर हो सकती है सेकुलर दलों से कि एआईएमआईएम इसकी भरपाई कर सकती है? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, सेकुलर ही पार्टियां जो हैं, देखिए पिछले 75 साल में जो मुस्लिम है उसने अपना लीडर किसी को नहीं बनाया, और असदुद्दीन ओवैसी को भी मुस्लिम लीडर नहीं मानता है। इस तरह की जीते कुछ जगहों पे, वहां पे
क्योंकि एक एमपी भी जीत करके आ गए थे, आपको याद होगा। महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से। ठीक है, जी। वहीं के चुनाव, तो इस तरह जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए, तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी अगर इतने बड़े लीडर होते भारतीय, तो तेलंगाना में 8 सीट पे चुनाव थोड़ी लड़ते। हाँ, अगर इतने भारी लीडर आलम होते साहब आपको तो सिर्फ करेक्ट करूंगा, मुस्लिम। 9 पर लड़ते हैं, 7 के करीब जीतते हैं वो। अरे ठीक है, वो 9 पे जी लड़ते हैं, 8 पे लड़ते हैं भैया, 9-8 सीट है क्या तेलंगाना में? कमाल हो गया भाई, बिल्कुल। पूरब क्यों नहीं लड़ते, इतने भारी लीडर है तो? और बिहार आलम में जी, पूरब क्यों नहीं लड़े, अगर भारी लीडर है तो? अगर मैं क्या आपसे मुसलमानों के लीडर है क्या खाली? अगर मैं क्यों आपसे मुस्लिम एरिया में लड़ते हैं, अगर मैं दूसरे एरियो आपसे में भी राजनीतिक जाके लड़े? विश्लेषक के तौर पर पूछूं, क्या एआईएमआईएम को पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना चाहिए जो कुछ ही महीनों बाद होने वाला है? अगर मैं नहीं नहीं, राजनीतिक हर विश्लेषक के पार्टी तौर पर को, पूछूं तो, क्योंकि मैं ममता की हर पार्टी कह पार्टी, रही है कि बीजेपी को जिता देंगे ये लोग। देखिए ये कोई मतलब बात नहीं है। बिल्कुल लड़ना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को, और हर पार्टी को इख्तियार है। अभी आप बताइए, 10 साल पहले बीजेपी का वजूद था क्या बंगाल में? हाँ, लेकिन वो बीजेपी आज जो है सेकंड नंबर पे हो गई। कांग्रेस, और जिसने 33 साल वहां पे सरकार सीपीएम की चलाई, वहां पे जीरो हो गई, वहां पे कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो पॉलिटिक्स में कब क्या होगा, चूंकि चुनाव आयोग जो है और हमारा देश डेमोक्रेटिक है, सबको लड़ने का इख्तियार है। कल के मुमताज आलम रिजवी भी एक पार्टी बना लेंगे, तो क्या उन्हें जो है बंगाल में लड़ने नहीं दिया जाएगा कि साहब ममता बनर्जी को हार जाएंगी? अरे हार जाए, तुम अपने बुनियाद पे अपने काम पे वोट मांगो, वो अपने काम पे वोट मांगेंगे। अब यही तो डेमोक्रेसी है। चलिए अगर इस मैथिल जी के तरीके से पास होगा तो चलते दो ही हैं। पार्टियां सूर्य लड़ेंगी, फिर तो कोई प्रकाश लड़ेगा ही मैथिल नहीं। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, आपको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा अपनी बारी आने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व घट रहा है, फिर चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, और अभी की जो वर्तमान की केंद्र की सरकार है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्या ये एक लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बात नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है? देखिए, अभी मुमताज आलम रिजवी जी को मैं पिछले 12 मिनट से सुन रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यहां पर वो मुस्लिम के रूप में एआईएमआईएम को डिफेंड कर रहे थे। आप इससे समझिए कि एआईएमआईएम को जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुसलमान सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो दीन की बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो शरीयत की बात करते हैं, और वो बात करते हैं गजवाए हिंद की। वो बात करते हैं कि भारत में संविधान की जगह शरिया होना चाहिए। वो बात करते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो जब इस प्रकार की चीजें मुस्लिम समाज के बीच में आती हैं, तो इस प्रकार का मुस्लिम ब्रदरहुड बनता है। और एक बात बताता हूं मैं जी की, आप पैटर्न उठा के देखिएगा। आपने सीमांचल की बात की, सीमांचल में उनको सीटें मिली, कारण वहां पर मुस्लिम इस कंडीशन में है कि वो बिगर मेजोरिटी के अंदर हिंदुओं को साथ मिलाए वो अपने बलबूते पे अपना चुनाव जिता सकते हैं। तो जहां जहां पर ऐसी कंडीशन है, वहां वहां पर मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया, और एकजुट होकर वोट देने के बाद उन्होंने एआईएमआईएम को चुना, क्योंकि वो दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उसमें काफिरों के साथ उनको बैठना नहीं पड़ता है। वहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि इंतजार कर रहा है मुसलमान। किस जहां बात का? जहां जहां पर वो बहुसंख्यक होता चला जा रहा है, जिस जिस सीट पर पैटर्न के अनुसार कि वो अपने बलबूते पे जीत सकता है, तो वहां वहां पर वो ये एआईएमआईएम को सपोर्ट करता है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन केवल एक पार्टी इस देश के अंदर है जो कि मुसलमानों के लिए खुले तौर पर बात करती है, जबकि इस देश का जो मैं ये कहूं संविधान इस बात की परमिशन नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर चुनाव आयोग आंखें बंद करके क्यों बैठा है। और एक बात, अभी मुमताज आलम रिजवी जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उनकी बातचीत में यह भी था कि क्यों भाई, असदुद्दीन ओवैसी को क्या गलती उसने कर दी, वो भी चुनाव लड़ेगा, देश का नागरिक है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कोई भी मुसलमान किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, वक्त पड़ने पर यदि वो एक पूरी मेजोरिटी में अगर है और साथ में है, तो वो एआईएमआईएम को ही चुनेगा। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात, हुमायूं कबीर ने क्या कहा बाबरी मस्जिद की नींव रखते टाइम में, कि मैं सभी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट लड़वाऊंगा। तो हो सकता है एआईएमआईएम हुमायूं कबीर को कैश कर ले और उनके बलबूते पे वो चुनाव लड़े वहां पर, क्योंकि जिस भी सीट पर मुसलमान 30% के आसपास है, 25% के आसपास हैं,
वहां पर मुसलमान एक छत्र होकर अपने कैंडिडेट को वोट देगा और उसे जिताएगा। उनका एक ही टारगेट है इस देश के अंदर मुस्लिम पीएम बनाना, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाँ, ये वैभव जी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छोड़ दिया। ओवैसी साहब जी। कहते हैं कि बुर्के वाली हिजाब वाली लड़की किसी दिन महिला किसी दिन देश की प्रधानमंत्री हाँ, बनेगी। तो एक बात और बताता हूं मैं आपको। मुझे कहीं ना कहीं जो ये आप जिनकी फोटो दिखा रहे हैं ओवैसी साहब की, मुझे ये ओवैसी ना मान के मैं इनको जिन्ना 2.0 मानता हूं। जिन 9 सीटों की आपने तेलंगाना में बात की, उन तेलंगाना की उन 9 सीटों में से जो 7 सीटें ये जीतते हैं, आप उनका डेटा निकाल के देख लीजिएगा, वहां पर मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं। ये वही लड़ते हैं सबसे ज्यादा जहां पर कि मुसलमानों की संख्या निर्णायक पोजीशन में होती है या फिर जमानतें बच सकती हैं, ताकि अगर ट्रायंगुलर भी होगा तो मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट मिलेगा और मेरा कैंडिडेट जीते। और ऐसे कई जगह पे हुआ है। आप सीमांचल में देखिए, इनके 2 कैंडिडेट तो शायद 200 वोटों से और 300-400 वोटों से ऐसे कुछ करके जीते हैं। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि AIMIM मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और वो उन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करती है जो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानता। वो उनका प्रतिनिधित्व करती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह लेकिन इंशाअल्लाह सूर्य देने प्रकाश वालों, जी, सुनिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों को यदि कोई कार्रवाई होगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उनके लिए धरना और प्रदर्शन कर सकता है। और आलम साहब हाथ उठा रहे थे, उनको जी आलम जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, एक तो ये सुर मैथिल जी बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। ये चुनाव है, और चुनाव में इस तरह की बातें करना कि जो टुकड़े टुकड़े और ये इस तरह की बातें, मतलब तो जो तलवार बांट रहे थे अभी, क्या उनकी वजह से बीजेपी जीतती है? हाँ, या जो पाकिस्तान की जासूसी करने वाले लोग हैं उनकी वजह से ये बीजेपी जीतती है क्या? उनकी वजह से आप या लोग जीतते हैं भाई। यति नरसिंहा आप लोग जीतते हैं उनकी वजह से। यति जैसे लोगों की वजह से जीतती है क्या? तो इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ। अफजल हम शर्मिंदा हैं और नहीं नहीं, तेरे अरे कातिल अरे भाई, जिंदा ऐसा हैं। अरे है, फायदा तो है, दोनों पार्टीज को है। ऐसा है। अफजल हम ये जहां शर्मिंदा हैं और जहां तेरे जहां कातिल जिंदा जहां हैं। जहां ये जहां ओवैसी हिंदुस्तान, जीतते हैं, जहां जहां ओवैसी जीतते हैं, वहां वहां 2-4 सीटें जहां भी जीतते हैं वो वहां वहां बीजेपी जीत जाती है। सूर्या जी, आप लड़ ही क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं जहां नहीं, वो जाते हैं वहां वैसी तो की बात नहीं है। सुनो सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत कवर किए चुनाव। सिर्फ वैसी की बात नहीं, बीजेपी बहुत चालाकी से, जहां मुस्लिम बहुत सीट होती है, चूंकि बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है, जहां मुस्लिम सीट होती है उनका वहां पे कहना जितनी होता है कि सेकुलर मुस्लिम उन्हें वोट पार्टियां हैं। नहीं देते इसलिए उन्हें टिकट नहीं देते। तो चलिए नहीं नहीं, बंगाल वोट में। नहीं देती। अच्छा, तो एक मिनट। आरएसएस का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो क्या इनको वोट नहीं देता? खाली माइनॉरिटी मोर्चा बना हुआ है। बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है वो माइनॉरिटी मोर्चा इनको वोट नहीं करता, क्या आप ये मानते हैं? अगर नहीं है तो फिर असदुद्दीन, ये मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद पूनावाला, शादिया, इन सबको हटाओ, बाहर करो। क्या जरूरत है जब वोट नहीं देते तो? इनको रखे क्यों हो आइकन आप बना के? आप हाँ? भी एक हिंदू विंग शुरू, मतलब उनको भी एक हिंदू विंग शुरू करना चाहिए कि थोड़े वोट आ जाए। 140 करोड़ जनता, तो उनका हाँ, ये बेहद आशीर्वाद तो दिलचस्प चाहिए होगा। होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, आलम ऐसा साहब, है जैसे जैसे कि जैसे आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, इंद्रेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी हुई है, क्या वैसे ही ओवैसी साहब को भी AIMIM का कोई हिंदू जो बता रहे नागेंद्र जी, एक अलग से दल या छोटा सा समूह शुरू करना चाहिए? देखिए, जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी वाकई मुल्क की पॉलिटिक्स करेंगे, जिस दिन उनको लगेगा, वो जरूर ऐसा करेंगे, और ऐसा करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और उनको सबको ले करके चलना चाहिए, और जो उनपे ये मुस्लिम का टैग लगा है, ये जरूर उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुस्लिम पार्टियां बहुत बनी है, मुस्लिम लीग मुझे भी 20 बनी है, सेकंड चाहिए, मुस्लिम मजलिस बनी है, सिर्फ 20 MIM। सेकंड। मुस्लिम मजलिस तो यूपी में थी, उसके 4-5 विधायक जीत भी चुके थे, आपको याद होगा। हाँ, ये मैं बात बता रहा हूँ 80 के आसपास की। हाँ, तो क्या हुआ? क्या वो खड़ी हो गई, उसका कोई CM बन गया? नहीं बन गया। इसी तरीके से IUDF बनी, तो उससे क्या हो गया? पूरे राजनीति तो देश में कर ली। नहीं हो पाएगा, जी नहीं हो सूर्य जी। पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। देखिए लेकिन लेकिन देखिए तमाम अभी जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको भी अभी चाहिए। खुद को डिसऑन करके मेरे जी जी। मुमताज भाई कि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, पूरी तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं।
पहली चीज आप देखिए, इस पूरी डिबेट में आपके जितने भी 50 दर्शक मैं हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वो स्पष्ट बोलेंगे और वो बताएंगे कि आपके साथ में AIMIM का एक प्रवक्ता बैठा हुआ है। मैथिली भाई बाखुदा बता रहा हूं, मैं एक सियासी तजिया निगार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बोल रहा हूं, बाखुदा कह रहा मुझे हूं। बोल लेने दीजिए मैं साहब, उनका बिल्कुल तर्जुमान नहीं हूं। मुझे बोल मैं लेने कह रहा हूं दीजिए। कि वो आप वो 15 जो मिनट की है, बात करते हैं, मैं 15 सेकंड वाली बात कर लेता हूं साहब, मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। बोलिए। एक नहीं व्यक्ति 15 मिनट की बात कौन अरे कर रहा सुनिए है? क्या सुनिए 15 मिनट बस एक लेकर के बैठ गए? हाँ? सुनिए, हर जगह मार काट करते अरे रहते हो, वो कुछ साहब नहीं है। सुनिए, अरे साहब सुन लीजिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी टोपी लगाकर दाढ़ी बढ़ाकर केवल इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी यदि मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लें तो बवाल हो जाता है। ये असलियत में जो दोरंगी राजनीति है उसका एक सीधा साधा लेकिन नमूना है। मैथिल जी मैं आपको थोड़ा कोई सा बवाल रोकूंगा। नहीं होता, जब दूरदर्शन देश पे की लाइव बात जाता है आती है, सर। आज तक कभी हुआ नहीं था भारत की राजनीति में कि कोई टीका लगा बिल्कुल, के नहीं 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 जाते नहीं थे। नहीं, बहुत बिल्कुल कुछ सही कहा बदल आपने। गया। अरे तो तो सुनिए तो नागेंद्र जी, आप ओवैसी जी आप की बात कर रहे हैं, हमारे ना ना प्राइम ना मिनिस्टर से बड़ा सुनिए तो सही एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि नागेंद्र जी, आप धर्म को राजनीति में लाने के लिए इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या सर? नागेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही दूरदर्शन की। आपने दूरदर्शन की बात याद दिलाकर मुझे वो याद दिला दिया, वो कौन सी गायिका थी जिनको कि दूरदर्शन पर राम जी की सोहर गाने के लिए जो है बुलाया गया था रामा उसमें, और उनको राम जी का नाम लेने से मना कर दिया गया था। उनमें कुछ भजन थे जिनको काट दिया गया था। तो उस हम्म। समय के दूरदर्शन के अंदर तो राम का नाम नहीं ले सकते थे, रामायण जी दिखाने के लिए उसके अंदर गलत कुछ चेपक भी डाले गए थे। हाँ, लेकिन मक्का लाइव भी नहीं चलता था। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म को वो लेकिन अपराइज करने की आज कोशिश आज करते थे। आज दूरदर्शन, सुनिए, आज दूरदर्शन में कम से कम इतना तो है कि जब भी कोई डिबेट शोज होते हैं तो विपक्ष को बुलाया जाता है। पहले तो अभी विपक्ष का नाम भी 22 नहीं लिया तारीख जाता था। 22 तारीख को अभी नाम राम नहीं लिया जन्मभूमि का जाता। अरे आपको भाई पता क्या ही है बात क्या कर होना रहे है। हो? 22 जनवरी को देखिएगा कि कैसे कितने बड़े आयोजन होते हैं और 22 तारीख को बिल्कुल किस प्रकार से होना भी अयोध्या में। चाहिए, हाँ, होना तो चाहिए अंडा हम नागेंद्र जी। आंदोलन, तो अंडा वो का ये वही तो देश आंदोलन बात किसने है। राम का कवर देश किया? है, सूर मैथिल, ये देश सूर कृष्ण का मैथिल, देश है, अंडा का ये आंदोलन किसने सनातनी कवर देश किया? है। इस देश के बहुसंख्यकों के सम्मान एग्जैक्टली होना चाहिए। इसी पॉइंट हम पे दोयम दर्जे के लोग नहीं है, लेकिन जो लोग दोयम दर्जे का बनाने के लिए पिछले 60 साल से लगे हुए थे, उनका मुंह तोड़ जवाब प्रधानमंत्री जी की सत्ता में आने के बाद मिला कि हिंदू भी बराबर का नागरिक है। हम टैक्स भी देंगे, हम इस देश के अंदर विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे पे केवल कोई और जकात और सब्सिडी लेगा, ये नहीं चलेगा। बहुत स्पष्ट है नागेंद्र जी, और हिंदू यही हिंदू परेशानी है। भारत का हिंदू भारत का नागरिक मतलब वो जागरूक नागरिक या जो बराबर अच्छा नहीं था से हिंदू इनसे पहले। सूर मैथिल ये नहीं बताओ, था, सूर मैथिल बताओ, नहीं कुंभ था, पे 2014 के कितना पहले नहीं पैसा था। खर्च नहीं होता है? था, अरे बिल्कुल सूर नहीं था। मैथिल, कुंभ पे कितना खर्चा होता है? सूर मैथिल ये बताओ, कुंभ पे कितना खर्चा होता है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए मुमताज नहीं नहीं, आलम कुंभ रिजवी। पे कितना हाँ, खर्च होता मैं है? वो बता रहा हूं, उत्तर आपका उत्तर दूंगा, पूरा दूंगा, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि आपको कुंभ के खर्चा दिख रहा है, दीपावली के तेलों का खर्चा दिख रहा होगा, लेकिन ये भी बता दीजिए कि इस देश के सैकड़ों मंदिरों से कितने लाख करोड़ रुपया देश के सरकारी खजाने में चंदे के रूप में जमा होता है, ये बता दीजिए जरा। और कितनी मस्जिदों से आप कितना जकात देश के नहीं नहीं खजाने में डालते हैं, नहीं बताइए। ना ना नहीं ना नहीं, ना ना, एक ऐसे नहीं मिनट चलता। एक मिनट, हमारे कहाँ मंदिरों का चंदा कहाँ का लेकर कहाँ सरकारी का खजाने की योजनाएं कहाँ चलाई कहाँ जाएंगी। क्या और क्या अगर हम, चंदा लेके कहाँ सरकारी क्यों, खजाना भर गया? ये लीजिए, बीजेपी ने अपना इनको भर पता दिया ही नहीं होगा। है, इनको पता ही नहीं है। बीजेपी ने अरे अपना भर भाई, दिया होगा। आप बहुत बड़े तर्जुमान हैं, तो पहले पढ़ के आइए, वरना आपके ऊपर अरे दर्शक हम कह रहे हंसेंगे, हैं मस्जिद, एक आपके भी ऊपर मस्जिद दर्शक ऐसी हंसेंगे। बताइए जहां से कमाई होती होगी। मंदिरों में कमाई होती हो तो दे रहे, एक किस मस्जिद प्रकार की कमाई बताइए होती है? किस मस्जिद मतलब में कमाई हो रही है? हिंदू किस जाकर मस्जिद में कमाई हिंदू हो रही है? जाकर दान पात्र में यदि अपनी श्रद्धा अनुसार धनराशि डिपॉजिट करता है, वो अरे तो भाई धनराशि हिंदू दे रहा है सरकारी ना, खजाने में। मुसलमान ये कहाँ दे रहा है दान? मुसलमान का दान कहाँ यही है मैं कहना बताइए आप? चाहता हूं, यही मैं कहाँ कहना दान हो चाहता हूं रहा है? कि हम हाँ? दान देते हैं और आप उस दान में से प्रॉफिट नहीं कमाते नहीं, हैं, अरे हम सब्सिडी चलिए देते हैं, पैसे हम देते वैदिक हैं देश सरकारी। वैभव, छोड़ देश की दीजिए हम आप, हमारी हालत तो दलितों से बदतर कर छोड़ दी है। दीजिए साहब, हम पॉलिटिक्स हाँ? पे देश के छोड़ दीजिए मुसलमानों की साहब। हालत उठते हैं। दलितों से बदतर चलिए कर दी चलिए। है। देखिए, ऑफ कोर्स ये हिंदू मुस्लिम तो है ही सर। देखिए, मामला जो है वो अल्टीमेटली ये अब दुर्भाग्यवश है या जो है, लेकिन अल्टीमेटली यहीं पे बात आ जाती है पूरी पॉलिटिक्स की। और ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये तो दर्शक खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो आज तक भारत ने ऐसी राजनीति पहले नहीं देखी, तो ऑफ कोर्स ये एक अलग एक्सपीरियंस है पूरे पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए। वैभव, बिल्कुल नागेंद्र जी, और जैसा कि राजनीति में धर्म का एंगल बहुत ज़्यादा ही अब आता जा रहा है,
उससे क्या होता है कि विकास के जो असल मुद्दे होते हैं वो सामने नहीं आ पाती, उन पर चर्चाएं नहीं हो पाती, उन पर डिबेट्स नहीं हो पाती, और लोग इन्हीं सब चक्करों में फंसकर ऐसे नेताओं को चुनते रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें करते हैं। मैथिल जी, आपसे वही वाला सवाल है जैसा कि नागेंद्र जी ने कहा था कि मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में AIMIM पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो काफी फायदा होगा, और बीजेपी तो चाह ही रही होगी कि AIMIM का विस्तार हो, बिल्कुल। देश में और आगे बढ़े। वो गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में एक बार बोल चुके हैं कि ओवैसी साहब अपनी अपनी टीम बनाइए, आप अपनी टीम को बड़ा कीजिए। देखिए वैभव जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी के लड़ने और किसी के ना लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को ना तो कभी नुकसान हुआ ना फायदा हुआ है। हम लोग अपने कॉर्डर पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मास बेस है। अभी जो लास्ट बंगाल चुनाव थे उसमें 2 करोड़ 25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, ये मैं आपको बता दूं। और मात्र हमारा जो TMC के संग जो क्लोज कॉन्टेस्ट था, मात्र 40 लाख वोट या 35 लाख के 18 लाख के आसपास में वोट उनको एक्स्ट्रा मिले थे, जिसके कारण वो क्लीन स्वीप कर गए थे, ये मैं आपको बता दूं। और वो कौन थे? SIR में जो अब ढूंढ ढूंढ के निकाले गए हैं ना, घुसपैठिए, बांग्लादेशी, विदेशी जमाई, वो थे, और अब उनकी सफाई हो चुकी है। आप देख लीजिएगा, अगर प्योरली हिंदुस्तान का नागरिक वोट देगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि बंगाल का मुसलमान भी परेशान है भाई। जो ओरिजिनल बंगाली मुसलमान है वो भी परेशान है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, रोहिंग्या से। वो उनका हक खा रहे हैं, और ये बात अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अरे भैया सुनिए तो सही। मानो क्या करोगे? भाई बात आप बीच में बोल रहे आपकी हैं साहब। दिक्कत तो दूसरी, आपके आप बीच में तो मैं बोल सबसे ही आप नहीं तो रहा चाहते था। हो बस आप ही आप रहो। तो मैं आपको बता दूं, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से 180 प्लस सीटें लेके आ रही है, क्योंकि इस बार जो बंगाल का चुनाव होगा वो फेयर होगा। बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनकी सफाई हो रही है, 70-75 लाख के आसपास में सफाई हो चुकी है। आपने देखा किस प्रकार से बांग्लादेश बॉर्डर पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, किस प्रकार से अरे बांग्लादेश ये भी के जो फ्रॉड था, ये झूठे झूठ बोला गया, घुसपैठिए ये घुसे झूठ हुए थे बोला उनको गया निकाला मैथिली, गया है। अरे नहीं साहेब, और मैथिली मतलब झूठ बोला किसी गया। दिल से देश के चुनाव आयोग अरे पे भरोसा नहीं है SIR है, आपको? NRC नहीं किसी है, देश के NRC में कोर्ट भी पे कोई भरोसा ऐसे नहीं नहीं SIR है का निकाल आपको? डेटा आ सकता गया किसी क्या को। वैभव? जी SIR का डेटा आ चुका है क्या वैभव? जैसे पता हमारा, नहीं क्या है। क्योंकि SIR का अगर डेटा जो है, हमने यूपी में जो देखा 3 करोड़ नाम गए हैं, अभी उस पे कुछ सफाई समझ में नहीं आया। वेस्ट अरे बंगाल मेरा का भी नाम SIR का नहीं आया डेटा आ था, गया क्या? आप आज फॉर्म 6 तो जो है जरूर भरवाया देगा, ये मैंने, सूर्य जी जो जरूर बात कह रहे देगा। हैं बिल्कुल, लेकिन जो अभी जबकि मेरा सिचुएशन है, 2003 से पहले का SIR था, तब डेटा कुछ के तब बिना, मेरा नाम ही नहीं आया। SIR डेटा के इससे बिना कुछ नहीं भी होता है, वो सब काफी कुछ है। अगर आप मैपिंग कहीं मुसलमानों की नहीं हो बात कर पाई, रहे हैं कहीं तो कुछ हो गया, कहीं कोई पहुंच नहीं सका, इस वजह से बहुत सारे अरे नाम छूटे मुमताज हैं। भाई, तुम हमारे देश के हो, हमारे देश की मिट्टी में पैदा हुए, तुम हमारे बिरादर हो, वो काहे को इसी रोहिंग्या देश के हैं मुसलमान? सूर्या वही जी, मैं वो कह रहा हूं। इसी देश के हैं। अरे मैं वो वही कह रहा हूं। इस अरे मैं मिट्टी यही में। कह रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो हमारे देश के हैं, लेकिन मैं ये कहना अरे चाहता भाई हूं डिफेंस में कि हमारे वालिद साहब अरे इंजीनियर सुन थे। तो लीजिए साहब, मैं मेरी पूरी गोल्ड बात सुनिए। मेडलिस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जैसे भाइयों का हक बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो घुसपैठिए आ जाते हैं वो खाते अरे हैं, तो उनको निकाल ले, निकालने निकाल वाली बिल्कुल सरकार है बिल्कुल ये। निकालना लेकिन चाहिए। लेकिन उनको लेकिन निकालने लेकिन वाली सरकार है ये। सूर्य प्रकाश जी, आपको आप धन्यवाद प्रकाश कहते जी, हैं। सूर्य प्रकाश जी, पिछले 11 सालों से केंद्र की सत्ता में आप बैठे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपके हाथों में है, आपके सबसे फायरब्रांड नेता अमित शाह गृह मंत्री हैं, और उनके ही हाथों में सीमा की सुरक्षा भी है, तो फिर ये घुसपैठ हो कैसे पा रही है? वैभव जी, मैं ऐसा मानता हूं कि न्यूज वन इंडिया एक देश का बहुत वन वन इंडिया इंडिया सर, सर, वन हाँ इंडिया वन सर। इंडिया हिंदी है। सॉरी वन इंडिया जो है, इसके सब्सक्राइबर बेस बहुत भारी है। मैंने बहुत देखा है आपकी वीडियोस को, बहुत जिम्मेदार वीडियोस आप यूज करते हैं, जानकारी भी बहुत जिम्मेदारी से देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको मुझसे करना नहीं चाहिए था, फिर भी आपने किया है, तो मैं पूरी बात बता देता हूं। देखिए, ये पहला राज्य है सीमावर्ती वेस्ट बंगाल जिसमें कि 6 बार देश के गृह मंत्री ने पत्र लिखकर BS फेंसिंग के लिए जमीन मांगी है। ऑन रिकॉर्ड ये संसद में बोला है गृह मंत्री जी ने। और मजे की बात, आपने कहा कि अगर आपका एक प्रश्न और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आपने बोला नहीं मुझे कि क्यों नहीं, कितने निकाल दिए आपने। तो मैं आपको बता दूं कि घुसपैठ तो पहले से हो रही थी। 2008 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो उस समय के UPA 2 के थे, मिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद में ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ 70 लाख घुसपैठिए होने का जो है वो डिटेल दिया था, और जो बढ़कर आंकड़ा 2.5-3 करोड़ हो गया जब तक कि प्रदेश देश में NDA सरकार आई।
तो ये जो 2.5 करोड़ खटमल और जो चूहे और जो ये कॉकरोच घुसे हुए हैं इस देश में, संधों में घुसे हुए हैं, नकली फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर देश के अंदर जो नमक की तरह घुल गए हैं पानी में, उनको निकालना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए एसआईआर हो रहा है, इसीलिए मांगा गया कि आपके 20 साल पुराने जो है परिवार के कागज दीजिए। जो यही लोग खड़े हो गए कि कागज तो बकरी खा गई, बकरी को दद्दा खा तो गए, आप कह अब रहे हैं दद्दा जो है वो पूरे हो गए, तो आप अब कह रहे क्या हैं करेंगे? सूर्य जी आप कह रहे हैं कि ये सीएए, एनसीआर, एनआरसी, ये दोनों का पार्ट 2 है, 2.0 है, सीएए 2.0, नहीं, अभी एनआरसी अभी अभी 2.0। अभी अभी सीएए और एनआरसी हुआ नहीं है, अभी तो जैसे केवल आपने ये, बोला कि उसकी जगह नहीं नहीं, एसआईआर। अभी अभी तो ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि इस देश में जो जो असली सूर्य प्रकाश नागरिक जी, है, सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने जिन्होंने इस देश में पैदा हुए हैं, जो आधिकारिक वोटर हैं, केवल चुनाव आयोग उनको ढूंढ रहा है। क्योंकि जो आधिकारिक वोटर है केवल वही वोट दे, इस देश के लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुमताज आलम रिजवी जी भी वोट दे, मैं भी वोट दूं, नागेंद्र जी भी वोट दे, वैभव जी भी वोट दे। उसके अलावा हर वो नागरिक जो भारत में पैदा हुआ, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो वोट दे। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई जो सूर्य प्रकाश घुसपैठ जी, या खटमल नहीं वोट देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घुसपैठिए देश में होने भी नहीं चाहिए। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, 2011 से पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थी और केंद्र की राजनीति करती थी, लोकसभा की सांसद हुआ करती थी, उस दौरान उन्होंने भी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर एक बार वो संसद में काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी, सदन में। लेकिन बात यह है कि अगर घुसपैठिए सच में है तो उस पर क्या सिर्फ राजनीति होती रहेगी या असल में कोई कार्रवाई भी होगी, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा? लेकिन अभी जो विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी सिर्फ चाहती है कि राजनीति करे, असल में वो कुछ कर नहीं रही है। आलम साहब, आपके पास आना चाहूंगा, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारी बातचीत में आपकी आखिरी प्रतिक्रिया होगी। देखिए, मैं एक तो ये कह दूं कि हमारे गृह मंत्री को जब बिहार में चुनाव होता है तो वहां घुसपैठ दिखाई देता है, इससे पहले झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठ दिखता है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठ दिखता है, और जब चुनाव हो जाता है तो घुसपैठ ये खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर घुसपैठ है तो हम खुद कहते हैं, जो भी गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में लोग आए हैं उन्हें निकालने की जिम्मेदारी और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार वो अपनी जिम्मेदारी ले और ये कहे कि हमारी गलती की वजह से लोग आए हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं आखिर में कि देखिए, जो ममता बनर्जी हैं बहुत अच्छी लीडर हैं और वो दमदारी से अपनी बात करती हैं, जमीन की लीडर है, मैदान में उतर करके वो इलेक्शन लड़ती है, इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ उनके लोग हैं, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, हर तबके के लोग हैं, मैं ही जानता हूं। तो जो जमीनी लीडर होता है वो किसी से नहीं डरता। असदुद्दीन ओवैसी जाए या कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ममता बनर्जी पे। और बीजेपी कितना भी ख्वाब देख ले, कह रहे एसआईआर ये वो, इससे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़। ये झूठ एक लाइन लगा करके सिर्फ जो है दिखाने के लिए, मैं आपको बता दूं, चलिए चलिए सिर्फ आलम ये साहब, माहौल बनाने के लिए कि साहब आखिरी टिप्पणी नागेंद्र जी से भी और भाग सूर्य गए जो सूर्य है प्रकाश वो जी से भी ले लेते बंगाल हैं। से लोग। अरे भाई, एनआरसी थोड़ी है और ऐसे कोई भाग जाता है क्या? नहीं होता है। आलम साहब, चलिए सूर्य प्रकाश जी के पास चलते हैं। सूर्य प्रकाश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी इस बातचीत में। देखिए, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आज जो ये कह रहे हैं ना कि घुसपैठिए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही वो लोग थे जब बीएसएफ का दायरा केंद्र सरकार ने 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया, तो सबसे पहले विरोध करने के लिए यही लोग उतरे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसआईआर पे भी प्रश्न उठाने का काम इन्हीं लोगों ने किया। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का नागरिक, जिसने भी इस देश में जन्म लिया है, उसको वोट देने का अधिकार है, वो इस देश का नागरिक है और उसको वोट देना अत्यंत आवश्यक है। यदि एक भी व्यक्ति का वोट कटता है तो वो दुखद होगा। लेकिन रही बात जहां तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, उर्फ मोहम्मद अली जिन्ना पार्ट 2 की है, तो ये जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमिनिस्टिज्म की दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां जहां पर बाहुलता है मुसलमानों की, वहां वहां पर एआईएमआईएम का परचम लहर रहा है। और जहां जहां पर इस कंडीशन में अभी ये लोग नहीं है कि वोट, अपने वोटों के आधार पर सीटें जिता सके, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के संग कंधे पे हाथ रखकर अपनी बात मनवाने के काम करते हैं। कर्नाटक चलिए में चलिए आपने सूर्य देख प्रकाश ही जी, लिया।
सर हमारे जी पास समय की कमी है और जी आप वन इंडिया के साथ जुड़े, आपने बातें साझा की अपनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप वन इंडिया के साथ जुड़े। तो AIMIM का विस्तार हो रहा है, जैसा कि हमने अपनी इस चर्चा के दौरान आपको बताया कि कैसे बिहार फिर अब महाराष्ट्र में भी AIMIM को अच्छी सफलता मिली है और अब कहा जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में भी अपने राजनीतिक पैर जमाने की कोशिश करेगी, जहां पर कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही हमने और भी बहुत सारे मुद्दों पर आज बात की है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठियों का विवाद है और भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाती है, उनके आरोप के जवाब में क्या आरोप लगाए जाते हैं, उन सब मुद्दों पर भी हमने बात की। इसके साथ ही ओवैसी की राजनीति किस दिशा में जा सकती है, इस पर भी बातचीत की है। तो आज तर्कश में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.